Students, let us understand question number 6 and its answer from the very first chapter, Indian Economy on the Eve of Independence. The question says, the traditional handicrafts industries were ruined under the British rule. मतलब भारत की जो पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थे, उनको रुइंड मैंने बर्बाद कर दिया ब्रिटिश शासन में. डू यू एग्री विद दिस व्यू? क्या आप इस बात से सहमत हैं? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. कृपया अपनी तर्क, आप जो रीजन बता रहे हो उसको सपोर्ट दीजिए. तो देखते हैं आंसर क्या है. Yes, we do agree with the above statement that the traditional handicrafts industry were ruined under the British times. हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि ब्रिटिश शासन के दौरान साजिश के अनुसार साजिश करके भारत के हस्तकला उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, गृह उद्योग को चौपट किया गया. द फॉलोइंग आर द रीजन्स इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट. उसके समर्थन में निम्नलिखित पॉइंट है. डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉरेस्पॉन्डेड विथ इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. मतलब भारत का जब ब्रिटिश शासन हुआ तो साथ साथ उसी समय यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था. द ब्रिटिश रूल यूज्ड इंडिया बोथ एज अ सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल्स एज वेल एज इजी एक्सेसिबल मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. और उस समय जो ब्रिटिश कॉलोनी भारत में आके बनाई थी ब्रिटिशर्स लोगों ने, उन्होंने भारत पर शासन अपना कब्जा जमाने के बाद भारत को रॉ मटेरियल्स का सोर्स की सभी तरह के रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी रिसोर्सेस यहाँ से चीप रेट पर यूरोप पहुँचाया जाए, इंग्लैंड पहुँचाया जाए, एंड वहाँ के इंडस्ट्रीज़ में उससे फिनिश प्रोडक्ट का रूप देने के, फाइनल गुड्स का रूप देने के बाद फिर से वापस उसको इंडिया के ही बड़े मार्केट में बेचा जाए. यानी सप्लायर भी और कंज्यूमर भी, दोनों का रोल भारत को उन्होंने यूज़ किया. देयर बाय दे इम्पोज्ड हेवी टैरिफ्स, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. और उसके बाद उन्होंने भारत का जो हैंडीक्राफ्ट या कॉटेज इंडस्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट विदेशों में काफ़ी डिमांड थे, उसको दाम को बढ़ाने के उद्देश्य से कि वो विदेश में जाते जाते महंगा हो जाए, उन्होंने काफ़ी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया भारतीय हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे. वाइल अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया. और दूसरी तरफ भारत से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा था उस पर वो टैक्स फ्री था, और ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स बन के भारत आता था वो भी टैक्स फ्री था. तो क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट पे टैक्स लगा दिया, चार्ज कर दिया, तो प्रोडक्ट विदेशों में जाकर महंगा हो गया. दिस मेड इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर एंड इट्स इंटरनेशनल डिमांड फेल ड्रास्टिकली लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. और भारत में ये एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के कारण भारतीय हस्तकला उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बने हुए प्रोडक्ट का दाम बाहर में जाकर के महंगा हो गया, और धीरे धीरे भारतीय प्रोडक्ट का डिमांड विदेशों में कम होता गया. Second point, competition from machine-made Britain goods. The demand for the handicraft products experienced a downward trend in the domestic markets as well. मतलब, और एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी के कारण विदेशों में डिमांड कम हो गया, दूसरी तरफ अपने भी देश में ये जो हैंडीक्राफ्ट या कॉटेज इंडस्ट्री के जो बने हुए प्रोडक्ट थे उनका डिमांड मार्केट में भी, देश के अंदर भी कम हुआ. क्यों हुआ? दिस वॉज ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन मेड टेक्सटाइल्स फ्रॉम ब्रिटेन. क्योंकि ब्रिटेन की ऑटोमेटिक मशीन्स में बनी हुई जो टेक्सटाइल्स या और जो प्रोडक्ट आ रहे थे, उसके फिनिशिंग, उसके प्राइसेस, उसके लुक काफ़ी अच्छा था. दिस वॉज बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द गुड्स प्रोड्यूस्ड मैकेनिकली इन ब्रिटेन वेयर कंपेरेटिवली चीपर. क्योंकि मशीन से बने हुए गुड्स तुलनात्मक रूप से सस्ता होते थे, सुपीरियर क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी होते थे दैन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स, भारतीय हस्तकला गुड्स के तुलना में. दिस नैरोड द मार्केट फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज. इस तरह से
भारत के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बने हुए प्रोडक्ट का मार्केट धीरे धीरे सक्रिय होता गया, कम होता गया। एमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास, मतलब द ब्रिटिश रूल इन इंडिया popularized Western lifestyle in India. There was an emergence of a new section of population consisting mainly of जमींदार्स in India who liked the British goods. मतलब धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने शासन करते समय हर हमेशा आम जनता को डिमोरलाइज किया कि तुम्हारा न खाने का तरीका ठीक है, न पहनने का तरीका ठीक है, न तुम्हारा कल्चर ठीक है, न तुम्हारा ट्रेडिशन ठीक है, और हम जिस तरह से पहनते हैं, खाते हैं, पीते, उठते, बैठते, वो एक अच्छी बात है। और ज़मींदार लोगों ने सबसे पहले उन्होंने तैयार किया, और ज़मींदार से इन्फ्लुएंस होने वाले समाज जो देश में होता गया, वो एक एलिट क्लास, वो ब्रिटिश मेड गुड्स के एक तरह से वो गुलाम हो गए, और वो जो सेक्शन था समाज पर अपना प्रभाव छोड़ता था। दिस सेक्शन यूज्ड टू स्पेंड लैविशली ऑन द ब्रिटिश प्रोडक्ट दैट प्रोवाइडेड इम्पेटियस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एट द कॉस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। और ये जो भारत का एक वर्ग जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे, अंग्रेजी आदि के समर्थक थे, उन्होंने भारत में ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट तैयार किया, एक इन्वायरमेंट तैयार किया, और इसका क्या हुआ, भारतीय इंडस्ट्रीज़ चौपट होती गई और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ अपने पांव पसारते गए। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट। हाँ, प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश के भारत में आने से पहले इंडिया वॉज रूल्ड बाय प्रिंसली स्टेट्स। भारत में ज़्यादातर राज परिवार शासन किया करते थे। दे यूज्ड टू पैट्रोनाइज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड कंसिक्वेंटली इंडियन हैंडीक्राफ्ट गेन्ड रेपुटेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। हर प्रिंसली स्टेट्स में कुछ न कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को स्पेशलाइजेशन फेवर वहाँ के राजा महाराजा क्या करते थे, और इसके कारण क्या होता था, हर छोटे छोटे स्टेट्स में कुछ न कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में एक रेपुटेशन बन जाता गया था। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दीज प्रिंसली स्टेट्स वेर रूइंड देयर बाय रूइनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ दीज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। लेकिन जैसे जैसे भारत में अंग्रेज़ों ने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को आपस में लड़ा कर डिवाइड एंड रूल करके उनके ऊपर कब्जा करके करते गए, फिर बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब गोद नहीं ले सकते हैं अगर किसी राजा को बच्चा नहीं है तो वो एक पर एक राज्य को हड़पते गए। और जैसे जैसे अंग्रेज़ इंडियन स्टेट्स के मालिक, प्रिंसली स्टेट्स के मालिक बनते गए, वहाँ उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को फेवर करना बंद कर दिया। दस ग्रेजुअली इंडियन हैंडीक्राफ्ट लॉस्ट इट्स रेपुटेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस डिटेरियोरेटेड। मतलब धीरे धीरे भारतीय हस्तकला उद्योग का स्थिति विदेशों में ख़राब कर दिया गया, और इनको मार्केट नहीं मिलने से, इनका प्रोडक्ट नहीं बिकने से इनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। तो ये हम लोगों ने इस क्वेश्चंस का आंसर पढ़ा, इसको आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या है। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स डिड द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश लोगों ने भारत में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो किया था, तो आखिर उनके इसके पीछे का उद्देश्य क्या था उनका। One cannot deny the fact that under the British rule there was significant change in the infrastructural development in the country. हम इस सच्चाई से नहीं नकार सकते या पीछे नहीं हट सकते कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ढांचागत विकास काफ़ी ज़्यादा हुआ। But the bona fide motive of the British behind the infrastructure development was only to serve their own colonial interests. मतलब लेकिन जो मूल मकसद था भारत में ढांचागत विकास करने का, चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, वॉज ओनली टू सर्व देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट। सिर्फ ब्रिटिश शासन को, ब्रिटेन को फ़ायदा हो, इसी सोच से उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। देयर वॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। विशेष करके यातायात और सूचना तंत्र में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में किया। द रोड्स सर्व द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू पोर्ट्स, एंड पोर्ट्स वर डेवलप्ड फॉर इजी एंड फास्ट एक्सपोर्ट टू इम्पोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब उन्होंने चाहे रेलवे या रोडवेज ट्रांसपोर्ट को भारत में बूस्टअप किया, इसके पीछे का मकसद क्या था कि देश के कोने कोने से रॉ मटेरियल्स को
पोर्ट सिटी तक पहुंचाया जाए, या पोर्ट्स में जो फॉरेन से ब्रिटेन से जो बना हुआ फिनिश्ड गुड्स आया वो देश के कोने कोने में कैसे पहुंचाया जाए। ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट करने का उनका एक और कारण था कि जहाँ कहीं इंडिया में ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई रिवोल्ट हो, आंदोलन हो, तो तुरंत मिलिट्री पुलिस भेज करके उस आंदोलन को क्रश किया जाए। इसके लिए भी उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बूस्ट किया। और ये जो पोर्ट्स बैठाएं, बंदरगाह बनाया, उसके पीछे भी वही कारण था कि इस बंदरगाह के थ्रू से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्रिटेन से हो सके। सिमिलरली, ठीक उसी तरह से रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस्ड एंड डेवलप्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू द इंटीरियर्स ऑफ इंडिया। मतलब ब्रिटेन से जो फिनिश्ड गुड्स बन के आएगा वो तो सी पोर्ट तक आ जाएगा, लेकिन वहाँ से देश के कोने कोने में अलग अलग क्षेत्रों में पहुँचाने में रेलवे ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया गया। रेलवे असिस्टेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज टू वाइडन द मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और रेलवे भारत में जो ब्रिटिश लोगों ने बैठाया, इंस्टॉल किया, डेवलप किया इसका ढांचा, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ का, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को इंडिया में एक बड़ा मार्केट मिला। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और भारत में जो पोस्ट एंड टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन फील्ड में जो भी ब्रिटिश लोगों ने काम किया, उसका मेन मकसद था कि भारत पर ब्रिटिश शासन की पकड़ मजबूत हो सके, सूचना तंत्र उसका अच्छी तरह से काम कर सके, जैसे कि समाज के किसी भी तबका में, किसी भी क्षेत्र में अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई रिवोल्ट, कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सके, क्रश किया जा सके। हेंस द एम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वॉज नॉट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बट टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ, उसका मूल उद्देश्य भारत का विकास नहीं, ब्रिटिश शासन और इंग्लैंड का भारत पर अपना पकड़ मजबूत बनाना और अपने फ़ायदे के लिए ये सब कुछ था, उनके फ़ायदे के लिए था। थैंक यू। इसको आप समझिए।